नमस्कार। चलिए बात करते हैं 1920 के दशक की। एक ऐसा दौर जब भारत की आज़ादी की लड़ाई ने, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लिया। ये सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है नए विचारों की, नए चेहरों की और हाँ, संघर्ष के बिल्कुल नए तरीकों की। तो आइए हमारे साथ भारत में राष्ट्रवाद के इस सबसे अहम दौर को समझने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे दौर के इसके एकदम केंद्र में थे महात्मा गांधी और उनका एक विचार। उन्होंने कहा, सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का सार है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह कहा जाता है। अब ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये वो हथियार था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, कह लीजिए, पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए चलते हैं 1919 के ठीक बाद के भारत में। पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म ही हुआ था और भारत वो एक अजीब से मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ उम्मीद थी तो दूसरी तरफ जबरदस्त बेचैनी। माहौल सच कहूं तो बहुत तनावपूर्ण था। देखिए, युद्ध ने भारत को एक नई आर्थिक और राजनीतिक खाई में धकेल दिया था। सोचिए, रक्षा खर्च के नाम पर टैक्स बढ़ा दिए गए, चीजों की कीमतें वो लगभग दोगुनी हो गईं, आम आदमी की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। ऊपर से गांवों से नौजवानों की जबरन भर्ती हो रही थी, जिसने हर घर में गुस्सा भर दिया था। और ये सब काफी नहीं था तो 1918 से 1921 के बीच अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी ने ऐसा कहर ढाया कि करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोगों की जान चली गई। लोगों को लगा था कि चलो युद्ध खत्म हुआ, अब मुश्किलें कम होंगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ये तो एक नए और शायद कहीं बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। और ठीक इसी निराशा और गुस्से के माहौल में जनवरी 1915 में एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटता है। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और वो अपने साथ सिर्फ अपना सामान लेकर नहीं आए थे, वो लेकर आए थे संघर्ष का एक ऐसा विचार जो आने वाले समय में इतिहास बदलने वाला था। और वो तरीका था सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या था? ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये थी सत्य की शक्ति। इसका मूल विचार बहुत सीधा सा था कि अगर आपका मकसद सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार नहीं चाहिए, आपको चाहिए आत्मबल। ये अत्याचारी को हराने का तरीका नहीं था, बल्कि उसकी अंतरात्मा को जगाकर उसे बदलने का रास्ता था। है ना कमाल का विचार? भारत आने के बाद गांधी जी ने इस विचार को सिर्फ कागजों तक नहीं रखा, बल्कि जमीन पर उतारा। देखिए, 1917 में वो गए बिहार के चंपारण, जहां उन्होंने दमनकारी बागान मालिकों के खिलाफ किसानों को एकजुट किया। फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में जब फसल खराब हुई तो वो लगान माफी के लिए किसानों के साथ खड़े हो गए। और 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मजदूरों के हक के लिए लड़े। ये जो छोटी छोटी जीतें थी ना, असल में ये एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की नींव रख रही थी। तो इन शुरुआती सफलताओं ने एक बात तो साफ कर दी थी कि सत्याग्रह काम करता है। पर अब एक बड़ा सवाल सामने था, क्या इस तरीके को पूरे देश में लागू किया जा सकता है? क्या पूरा भारत एक होकर ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा हो सकता है? बस यहीं से हमारी कहानी विरोध से बढ़कर असहयोग तक पहुंचती है। और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चिंगारी भड़की 1919 के रॉलेट एक्ट से। ये एक काला कानून था। भारतीयों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन फिर भी इसे लागू कर दिया गया। सोचिए, यह कानून ब्रिटिश सरकार को इतनी ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर, बिना कोई मुकदमा चलाए, 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। इसी के जवाब में गांधी जी ने 6 अप्रैल को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर आई वो तारीख, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग, बैसाखी का दिन था। अमृतसर में एक शांतिपूर्ण भीड़ जमा थी और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। और जानते हैं डायर ने बाद में क्या कहा? उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ हटाना नहीं था, बल्कि सत्याग्रहियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव बनाना था। इस एक घटना ने, इस हत्याकांड ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस भयानक हिंसा के बाद गांधी जी को यह एहसास हो गया कि अब एक और भी बड़े और संगठित आंदोलन की जरूरत है। और यहीं से जन्म हुआ असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विचार का। गांधी का तर्क देखे कितना सीधा था। भारत में ब्रिटिश राज इसलिए टिका है क्योंकि हम भारतीय उनका सहयोग करते हैं।
अगर हम भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ये राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। योजना भी एकदम साफ थी कि आंदोलन को धीरे धीरे चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले सरकारी उपाधियां लौटाना, फिर सिविल सेवाओं, स्कूलों और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना। तो जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। पूरे देश में लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सब लोग स्वराज का नारा तो लगा रहे थे, पर क्या सबके लिए स्वराज का मतलब एक ही था? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वराज एक शब्द, पर इसके मायने हर किसी के लिए अलग थे। सोचिए, शहरों में जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, उसके लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश स्कूलों, अदालतों और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। लेकिन जब हम गांवों में जाते हैं तो वहां किसानों के लिए स्वराज का मतलब कुछ और ही था। उनके लिए इसका मतलब था जालिम जमींदारों से आज़ादी और भारी भरकम लगान का खत्म होना। और ये फर्क यहीं खत्म नहीं होता, ये और भी गहरा था। जैसे अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था बेगार से मुक्ति, मतलब उस प्रथा से जिसमें उनसे मुफ्त में जबरदस्ती काम करवाया जाता था। वहीं आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों के लिए स्वराज का मतलब था जंगलों पर अपना पुराना हक वापस पाना। और असम के बागान मजदूर, उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की कैद से आजाद होकर अपने गांव लौट जाने का अधिकार। एक तरह से हर कोई अपनी अपनी तकलीफों का हल स्वराज के आईने में देख रहा था। आंदोलन अपने चरम पर था, मतलब एकदम पीक पर। लेकिन तभी फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक हिंसक हो गया और भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर एकदम अडिग थे। उन्हें लगा कि शायद लोग अभी एक इतने बड़े सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं हैं, और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये एक बहुत बड़ा और हाँ, बहुत विवादास्पद फैसला था। अच्छा, असहयोग आंदोलन के रुकने के बाद कुछ सालों तक एक तरह की खामोशी सी छाई रही। लेकिन ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। 1920 का दशक खत्म होते होते भारत की राजनीति में एक नया उबाल आने वाला था। और जानते हैं इस बार इस उबाल का प्रतीक क्या बना? नमक। तो इस नए उबाल के पीछे दो बड़ी वजहें थी। एक तो थी दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी, जिसने भारतीय किसानों की कमर तोड़कर रख दी थी। और दूसरा कारण था ब्रिटिश सरकार का साइमन कमीशन। अब यह कमीशन भारत के राजनीतिक भविष्य पर फैसला करने के लिए बनाया गया था। लेकिन मजे की बात यह थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो सीधा सीधा एक राष्ट्रीय अपमान था। और फिर क्या था? पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। और बस इसी गुस्से और नई ऊर्जा के माहौल के बीच दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। वो फैसला था पूर्ण स्वराज का। मतलब अब लक्ष्य ब्रिटिश राज के तहत कोई सुधार या थोड़ा बहुत स्वशासन नहीं था। अब लक्ष्य सिर्फ एक था, पूरी आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पर सवाल यह था कि पूर्ण स्वराज का ये इतना बड़ा विचार आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ेगा? गांधी जी को इसका जवाब एक बहुत ही साधारण सी चीज में मिला, नमक। जरा सोचिए, नमक जो हर गरीब और अमीर हर किसी की थाली का हिस्सा था, और नमक पर टैक्स लगाना और उस पर सरकार का एकाधिकार ये ब्रिटिश राज के सबसे जालिम चेहरे का प्रतीक बन गया था। और बस इसी प्रतीक को हथियार बनाकर गांधी जी ने अपनी सबसे प्रसिद्ध यात्रा शुरू की, दांडी मार्च। अपने 78 साथियों के साथ उन्होंने 24 दिनों में 440 मील का सफर पैदल तय किया, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के समुद्र तट तक। और फिर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समंदर के किनारे मुट्ठी भर नमक बनाया और ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। ये सिर्फ नमक बनाना नहीं था, ये अवज्ञा थी। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी पूरे देश में आग की तरह फैला। लेकिन जैसा हमने असहयोग आंदोलन में देखा था, ठीक उसी तरह इसमें भी अलग अलग समूहों की अपनी उम्मीदें थीं, अपनी शिकायतें थीं और अपनी निराशाएं भी थीं। मतलब ये आंदोलन भी अपनी सीमाओं और अपनी जटिलताओं से अछूता नहीं था। अगर हम देखें तो हर समूह की अपनी वजहें थी और अपनी शिकायतें भी। जैसे जो अमीर किसान थे वो लगान कम करवाना चाहते थे, लेकिन जब आंदोलन उनकी मांग पूरी हुए बिना ही रुक गया तो वो निराश हो गए। व्यापारी वर्ग वो ब्रिटिश नीतियों से तो परेशान था, पर उन्हें इस बात का भी डर था कि आंदोलन अगर लंबा चला तो उनका व्यापार ठप हो जाएगा। वहीं जो औद्योगिक मजदूर थे उन्होंने तो बड़े पैमाने पर इससे दूरी ही बनाए रखी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस उद्योगपतियों का ज्यादा साथ देती है।
और इसके अलावा इस आंदोलन की एक और बड़ी सीमा थी। इसमें दलितों और कई मुस्लिम राजनीतिक संगठनों की भागीदारी बहुत कम थी। इन दोनों ही समुदायों को कहीं ना कहीं ये डर था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले स्वराज में उनकी अपनी राजनीतिक पहचान और उनके अधिकार शायद सुरक्षित नहीं रहेंगे। और यही चिंताएं थीं जो उन्हें इस आंदोलन से पूरी तरह जुड़ने से रोक रही थीं। तो जब हम इस पूरे दशक पर एक नज़र डालते हैं, 1919 के जलियांवाला बाग के उस गहरे जख्म से लेकर 1930 की दांडी यात्रा के उस मजबूत संकल्प तक, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये अवज्ञा का और साथ ही साथ आत्मखोज का एक अविश्वसनीय दशक था। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि भारतीय होने का मतलब क्या है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब एक ऐसा राष्ट्र जिसमें इतनी सारी अलग अलग आवाजें हों, इतने अलग अलग सपने हों, जब वो आज़ादी के लिए लड़ता है, तो क्या उसमें पूरी तरह से एकता होना मुमकिन है? या फिर शायद यही उथल-पुथल, यही मतभेद और यही अधूरा सा संघर्ष असल में यही वो चीज़ है जो एक राष्ट्र का निर्माण करती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।